दोस्तों, इंडिया आज वर्ल्ड के सुपर पावर में कई क्षेत्रों में भले ही पीछे हो, लेकिन स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडिया ने पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया है। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। शायद आप सभी ने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जब इंडियन साइंटिस्ट देश के पहले सैटेलाइट को कैरी करने के लिए साइकिल का यूज करते हुए देख रहे हैं। वो तस्वीर थी 1963 की, जब इंडिया ने नासा द्वारा बिल्ड नाइक अपाचे रॉकेट को तिरुवनंतपुरम के चर्च से लॉन्च किया था। इंडिया द्वारा लॉन्च यह पहला रॉकेट था और साल 2014 में इंडिया एशिया का पहला कंट्री बना जिसने मंगल के ऑर्बिट में सैटेलाइट पहुंचाई थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर आज तक के संघर्ष भरे सफर के बारे में। इसरो का यह सफर आसान नहीं था और इसे इंडिया के लिए आसान बनाया इसरो ने। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी। इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम बनाया है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस और फंड क्रांचेस के बावजूद इसरो आज वर्ल्ड की बेस्ट स्पेस रिसर्च एजेंसी बनकर उभरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय से ही यूएस और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों ने कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए थे, जिसमें स्पेस रेस सबसे अहम थी। इसको सुपरसीड करते हुए यूएसएसआर ने 1997 में वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर दिया था। इंडिया भले ही उस समय आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन राष्ट्र के विकास में साइंस का रोल समझते हुए पंडित नेहरू ने स्पुतनिक के लॉन्च के ठीक 1 साल बाद पार्लियामेंट में एक साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया। इस नीति का निर्माण होमी जहांगीर भाभा द्वारा किया गया था और इस नीति के तहत भारत में विज्ञान और वैज्ञानिक उद्यम की नींव रखी गई थी। सर्वप्रथम स्पेस रिसर्च और आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन करने के टास्क को पंडित नेहरू ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपा था। उस समय ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी जहांगीर भाभा थे, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। इसके बाद 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकॉस्पर का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इनकॉस्पर के गठन के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। भारत ने थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से सबसे पहले नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। यह रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था और इस लॉन्च के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। थोम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ हमें एक बात पर ध्यान देना होगा कि जिस समय साराभाई ने इंडिया में स्पेस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, उस समय ना ही इंडिया के पास कोई स्पेस टेक्नोलॉजी मौजूद थी और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक कि उस समय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों के पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वैज्ञानिक केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित एक चर्च में बैठक करती थी। शुरुआत में यही चर्च भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कार्यालय हुआ करता था। इस चर्च का नाम सेंट मेरी मैगडेनिल था। इसे आज अंतरिक्ष संग्रहालय का रूप दिया गया है। इसी दौरान भारत ने 1962 में इंडिया चाइना युद्ध में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था और उस समय हम अपने फूड के लिए भी आयात पर निर्भर हुआ करते थे। दोस्तों, जिस समय इंडिया भोजन की आवश्यकता को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था, उस समय पंडित नेहरू, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई द्वारा स्पेस रिसर्च का सपना देखना किसी बड़ी महत्वाकांक्षा से कम नहीं था। इसके कुछ समय बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम पर अनुसंधान के लिए 1 जनवरी 1965 को थोम्बा में एक अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि SSTC की स्थापना हुई। SSTC को साराभाई ने रॉकेट सिस्टम और कंपोनेंट्स के रिसर्च एवं डेवलपमेंट को कंडक्ट करने के लिए डिजाइन किया था। SSTC का सबसे बड़ा टास्क साराभाई ने इनिशियल डेज में ही क्लियर कर दिया था। उन्हें देश की अपनी इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी थी। इस तरह SSTC के रूप में विक्रम साराभाई के द्वारा इंडिया के PSLV और GSLV का बीज बो दिया गया था। फिर जनवरी 1966 में अहमदाबाद में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन बनाया गया। इसी के अगले साल 1961 में अहमदाबाद में ही एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन का भी गठन हुआ। इसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 1969 के दिन इनकॉस्पर को सुपरसीड करते हुए इसरो का गठन किया। पहले इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर रखा गया था, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नाम की एक सेपरेट विंग क्रिएट की, जिसे डायरेक्टली PM के अंडर रखा गया और यहीं से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपनी गति पकड़ी। 19 अप्रैल 1975 यह तारीख भारत के अंतरिक्ष में छलांग लगाने की ऐतिहासिक तारीख है। इसी दिन भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जिसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया था। हालांकि इसकी लॉन्चिंग के लिए जरूरी संसाधन नहीं होने पर भारत ने तब सोवियत संघ के रॉकेट कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद इसरो ने स्वदेशी लॉन्च व्हीकल डेवलप करने के प्रयास शुरू कर दिए।
7 साल की मेहनत के बाद इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV को विकसित करने में कामयाब हुआ, जिससे 1980 में रोहिणी सीरीज फर्स्ट सैटेलाइट को इसरो अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहा। दोस्तों, इसी कामयाबी के साथ इंडिया विश्व के उन देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने पृथ्वी के ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट भेजी थी, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। और इसी के साथ शुरुआत हुई इंडिया के नए सफर की। इसके बाद इसरो ने अनेक डेवलपमेंट किए। दोस्तों, यूं तो इसरो ने अपनी फॉर्मेशन के बाद से ही कई अचीवमेंट हासिल किए हैं, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि 1990 में PSLV के निर्माण से मिली। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को मेजर बूस्ट प्रदान किया। PSLV भारत की तीसरी पीढ़ी की लॉन्च व्हीकल है। साथ ही यह भारत की पहली लॉन्च व्हीकल है जिसमें लिक्विड स्टेज यानी कि लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च हुआ था। तब से यह भारत के विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल बनकर उभरी है। इसी व्हीकल की मदद से साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन को लॉन्च किया गया था, और PSLV से ही 2014 में मिशन मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचाया था। इस मिशन के साथ PSLV ने इतिहास बनाया, जिसमें इंडिया विश्व का पहला देश बना जिसने पहले प्रयास में ही मार्स की कक्षा में सैटेलाइट पहुंचाने का कीर्तिमान रचा। फिर 2017 में PSLV में इम्प्रूव कर इसरो ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाई। हालांकि PSLV एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल है, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट इस बात से अवेयर थे कि एक समय के बाद यह PSLV स्पेस रिसर्च के लिए आवश्यक जरूरत को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की कम्युनिकेशन सैटेलाइट 2000 kg से भी ज्यादा वजन की हो चुकी हैं, जिसके लिए इसरो को दूसरे ऑप्शन तलाश करने पड़े। इसके लिए इसरो ने 3 स्टेज GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास किया। इनिशियली GSLV ने PSLV के पैटर्न को फॉलो किया, लेकिन समय के साथ इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया। इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा दिखाई। 5 जनवरी 2014 को इसरो ने GSLV D5 की सफल लॉन्चिंग की। GSLV D5 पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसने GSAT-14 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर इतिहास रच दिया था। और इसकी सफलता के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था, जिसके पास आज ऑपरेशनल क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। इसी इंजन के साथ आज हम ह्यूमन स्पेस मिशन प्लान कर रहे हैं। इसरो ने 1983 में ही INSAT-1B लॉन्च से इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया। INSAT आज इंडो पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसने टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाई। INSAT की मदद से ही टीवी और मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी इंडिया के हर रीजन तक पहुंच पाई है। दोस्तों, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा GPS टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार करने के बाद इंडिया ने खुद के नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। इसके तहत इसरो ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि IRNSS को डेवलप किया, जिसे नाविक के नाम से जाना जाता है। नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसे इंडिया और आसपास के रीजन पर फोकस करने के लिए डेवलप किया गया है, जो इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर तक नजर रखता है। इस सिस्टम ने नागरिकों के साथ साथ इंडियन डिफेंस फोर्स को भी हेल्प प्रदान की है। यदि डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसरो ने इंडियन डिफेंस फोर्सेज को कई हेल्प प्रोवाइड की है, जैसे कि इसरो द्वारा विकसित किया गया रिसेट यानी कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट। इसकी मदद से इंडियन डिफेंस फोर्सेज आज ऑल वेदर मॉनिटरिंग कर पा रही हैं। रिसेट-2 की सहायता से बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, GSAT-7 के लॉन्च के साथ इसरो ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए समुद्री क्षेत्र के साथ साथ भारतीय भूभाग में भी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की है, जिसमें फोकस इंडियन नेवी पर रखा गया है। इसके बाद GSAT-7A को भी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को एयरफोर्स और आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इसमें GSLV Mark 3 का उपयोग किया गया था। हालांकि विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरने में तकनीकी विफलता रही, फिर भी ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक कार्य किया और चंद्रमा के अध्ययन में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन ने चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक उतारा। यह सफलता इसरो के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह चंद्रयान-2 की असफलता के बाद आई थी। इसके अलावा इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 उपग्रह को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इस मिशन का मकसद सूर्य से जुड़े रहस्यों के जवाब इकट्ठा करना है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में 30 दिसंबर को इसरो ने फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने सोमवार को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे एक PSLV रॉकेट के जरिए अपने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक मील का पत्थर साबित होगा। स्पेडेक्स मिशन के साथ ही भारत डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करने वाला चौथा देश बनेगा। इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में डॉक करने में सक्षम हैं।
बता दें कि एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े हुए दो अंतरिक्ष यान के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि स्पेसएक्स मिशन की सफलता से ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बनने और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता हासिल होगी। इसरो का अगला बड़ा मिशन गगनयान है, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। यह मिशन इसरो के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि भारत चीन, रूस और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला चौथा देश बनेगा। इसरो ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी सहयोग बढ़ाया है। इसरो ने कई उपग्रहों को दूसरे देशों के लिए लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत ने 2017 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों के लिए उपग्रह लॉन्च किया, जिसे सार्क सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों को संचार और मौसम संबंधी सेवाएं देना है। दोस्तों, इसरो के इन अचीवमेंट के बीच एक अहम बात है जिस पर नजर डालना जरूरी है, और वह यह है कि यह सारे कीर्तिमान बेहद कम बजट में अचीव। इसरो ने तो चंद्रयान मिशन भी हॉलीवुड मूवी से कम बजट में अचीव कर लिया था। दोस्तों, स्पेस रिसर्च एक महंगा प्रोग्राम होता है और इसरो ने इसकी शुरुआत तब की थी जब इंडिया में अनेक क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन इन क्राइसिस के बावजूद भी इंडिया ने स्पेस सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसके लिए इसरो ने कई स्टेप्स लिए। शुरू से ही इसरो ने स्वदेशी प्रोडक्ट पर बल दिया, जिससे महंगी चीजें और दूसरे देशों पर निर्भरता से बचा जा सके। दोस्तों, इसरो जहां आज लगभग $1.6 बिलियन स्पेंड करते हुए एक्सपर्टीज हासिल कर रहा है, वहीं नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन लगभग $20 बिलियन से भी ज्यादा का यूज करती हैं। इस रिड्यूस कॉस्ट में एक फैक्टर और है कि इंडिया में पश्चिम देशों की तुलना में टैलेंट हायर करने का कॉस्ट कम है। इंडिया में इंजीनियर यूएस की तुलना में कम कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा इसरो ने समय के साथ खुद को एक ऐसी एजेंसी के तौर पर डेवलप किया है जो चीप कॉस्ट में दूसरे देशों और प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट भी लॉन्च करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह थी कहानी इसरो की। एक ऐसा देश जिसे अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड होना पड़ा था, और उसके लिए स्पेस प्रोग्राम किसी सपने से कम नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सपोर्ट किए गए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के सपनों को साकार किया है। तो दोस्तों, इस पूरी केस स्टडी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।